खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मसाजिद का मामला है। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की समाअत मुलतवी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मजीद वक्त मांगा गया है। मामले की समाअत 12 अक्टूबर को होगी। पिछली समाअत में हाईकोर्ट ने मरकज से जवाब दाखिल करने को कहा था। प्रोजेक्ट की जद में 100 साल से जायद कदीम मसाजिद आ रही है। आपको ये खबर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जद में आने वाली मस्जिद के हवाले से बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की समाअत मुलतवी हो गई है। हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा था। मामले की अब समाअत 12 अक्टूबर को होगी। पिछली समाअत हाईकोर्ट ने मरकज से जवाब दाखिल करने को कहा था। प्रोजेक्ट की जद में 100 साल से जायद कदीम मस्जिद आ रही है। बीजेपी से टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो ने वजीर आजम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 7 साल दौरे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वजीर आजम बंगालियों पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए 7 सालों में किसी बंगाली को काबीनी वजीर नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से IAS अहलुवालिया को भी अब तक वजीर बनाया नहीं गया। যথেষ্ট ভালো হবে এবং আমার মনে হয়েছে যে 7 বছর 8 বছরের যে দিল্লি যাত্রা সেখানে মনে হচ্ছে কোথাও প্রধানমন্ত্রী বাঙালিদের উপর ভরসা করছেন না। এই 7 বছরে কোনো ক্যাবিনেট মিনিস্টার তো ছেড়েই দিন, কোনো বাংলা থেকে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ মিনিস্টারও করা হয়নি। সেটা আমার কথা বলছি না, আলুওয়ালিয়াজি অনেক সিনিয়র মানুষ, কংগ্রেস থেকে এসেছেন, তাকেও কোনো রকম ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ দেওয়া হয়নি। কোথাও মনে হচ্ছে যে বাংলা থেকে যারা নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের জন্যে বা তাদের ওপর কোথাও একটা কী বলবো, একটা অসামঞ্জস্য আছে যেভাবে কাজে কাউন্সিলর মিনিস্টার হয়েছে, সেটা মনে হয়েছে। এবং আমার মনে হয়েছে যে বাংলার জন্যে মমতা দিদির নেতৃত্বে কাজ করতে পারবে। তাই आसाम के दारंग में पुलिस फायरिंग में 2 अफराद की मौत का मामले में आसाम से लौटे जमात इस्लामी हिंद के वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वफ्द ने पॉपुलर फ्रंट के मुलव्विस होने वाले आसाम पुलिस के इल्जाम को खारिज किया। उन्होंने कहा कि इस नाम की तंजीम को यहाँ के लोग नहीं जानते हैं। दूसरी तरफ जमात इस्लामी हिंद के अमीर सईद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि आसाम की पुलिस की कार्रवाई गैर इंसानी है। इन्हदामी कार्रवाई से पहले छत छुपाने की जगह देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी हिंद का डेलीगेशन असम से वापस आया है और कई तरह के सवाल उठाए। हमारे साथ है अमीर हसन साहब। हसन साहब, आप लोगों ने ख़ास तौर पर यह कहा कि ऑर्गेनाइज फार्मिंग वहाँ पर होने वाली है, लेकिन 1% हिस्से पर ही वहाँ के लोग आज़ाद हैं। क्या ये मामला आपने असम के CM के सामने उठाया था? हाँ, हमने तो उनके सामने उठाया था कि ज़मीन तो बहुत बड़ी है। उन्हीं के मुताबिक हमारे पास मेजरमेंट नहीं है। CM ने कहा कि 25,000 एकड़ ज़मीन है और हम इसमें एक नया प्रोजेक्ट कोई अलग किस्म का ऑर्गेनाइज फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें ज़मीन चाहिए थी, हम इसलिए खाली किए। और ये लोग वहाँ पहले से जो इल्लीगली ऑक्यूपाइड हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि ठीक है, इल्लीगली ऑक्यूपाइड हो भी तो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया। जो कानून है उस कानून के मुताबिक नहीं हुआ और बहुत ही फोर्स का गलत इस्तेमाल किया आप लोगों ने। हमने इन पर स्ट्रेस किया और ये कहा कि आपको अल्टरनेटिव ज़मीन देना चाहिए था, ये ज़मीन लेने से पहले, तो इसमें गलती हुई है। मतलब आप लोगों ने उनकी गलती, क्या वो तैयार हैं, क्या ज़मीन देने के लिए तैयार हैं? क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस कराया है? हाँ, एश्योरेंस कराया है, उन्होंने भी कराया है, DC ने भी कराया है कि ये प्रोसेस हो रहा है। हमने पूछा कितने दिन लगेंगे, तो उन्होंने बताया कि 5-6 महीने लगते हैं इस प्रोसेस को पूरे होने में। तो इसलिए जो है फिल फॉर कुछ चीज़ें करने के लिए हम गए थे, तंजीमें गई थी। वरना ये है कि ये रीसेटलमेंट के लिए वो कह रहे हैं कि 5-6 महीने का एक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होता है, उसमें वो वेरीफाई करेंगे ऑक्यूपेंट्स को, उसके मुताबिक जिनको ज़रूरत हो उनको ज़मीन देंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से इंक्वायरी कराई जा रही है इस पूरे मामले की, क्या आप लोग इससे मुतमईन हैं? इन्होंने तो ऐलान किया है इंक्वायरी करने का। यहाँ तक के चीफ मिनिस्टर ने तो यहाँ तक कहा कि हमने हाई कोर्ट के जज से वो यानी जो जज कंटिन्यू है इससे कराए, एक्स जज से कराए और वो अपने तौर पर इसकी इंक्वायरी कराए। हम इसमें कोई दखल करने वाले नहीं हैं। एक बात तो उनकी तरफ से तो ये आई है। अब देखेंगे आगे इंक्वायरी का क्या नतीजा आता है। यानी न तो हम आज इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि उनकी इंक्वायरी जो होगी वो पूरी तरह से यानी कोई इसके बगैर होगी या
या ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि इंक्वायरी पूरी तरह से जस्टिफाई कर सकेंगे ऐसी होगी। तो इंक्वायरी का क्या होता है इस पर ही पता चलेगा। कि एक आखिरी सवाल, ये कहा गया कि वहाँ पर जो कुछ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉपुलर फ्रंट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट था, उनकी वजह से तशद्दुद। आप लोगों क्योंकि ज़मीन पर गए थे, मौका देखा है, क्या पाया आप लोगों ने? नहीं, वहाँ के लोगों से हमने मालूम किया तो लोगों ने कहा कि इस नाम की कोई तंजीम यहाँ है ही नहीं, हमने कभी सुना भी नहीं। तो वहाँ के लोगों के मुताबिक तो वैसे नाम की कोई तंजीम एग्जिस्ट नहीं करती है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को असम सरकार ने टैकल किया, उसको कैसे देखते हैं आप? बहरहाल इसको तो हम बहुत गलत तरीक़ा समझते हैं और उस पर हमने अपने शदीद प्रोटेस्ट को वहाँ पे दर्ज कराया है। हमारे डेलीगेशन ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। हमारे मुल्क में गरीब लोगों की जानिब से मुख्तलिफ रीज़न्स की वजह से अपने घरों से निकल जाना और फिर सरकारी ज़मीनों पे सेटल होना, ये कोई नई बात नहीं है। मुल्क में हर शहर में स्लम एरियाज बने हुए हैं और अगर वहाँ किसी वजह से इवैक्यूएट करने की नौबत आती है तो उसका प्रोसीजर वेल डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट के लॉज मौजूद हैं, गवर्नमेंट के लॉज मौजूद हैं और गाइडलाइंस मौजूद हैं। पहले उनको सेटलमेंट कराना चाहिए किसी मुनासिब जगह पर, उसके बाद आप इवैक्यूएट करा सकते हैं। लेकिन इन सबको वायलेट करते हुए जिस तरीके से यहाँ इवैक्यूएशन का प्रोसेस हुआ है और लोगों को अचानक वहाँ से हटाकर बिल्कुल इनह्यूमन कंडीशंस में रिवर बेस में ले जाकर बसा दिया गया है और फिर रेजिस्ट करने पर जिस तरह वायलेंस का इस्तेमाल हुआ है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये इसके पीछे कोई कम्युनल एजेंडा है और उसको हम कंडेम करते हैं। जिस तरीके से सरकार वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज फार्मिंग का प्रोजेक्ट लेकर आई है और सरकार कह रही है कि हम तो बेहतर करना चाहते हैं ताकि रोज़गार पैदा हो, तमाम चीज़ें हों। बहरहाल पहली बात तो यही है, इस पे बहुत डिबेट मौजूद है कि गरीब लोगों को उस तरह हटाकर वहाँ ऑर्गेनाइज फार्मिंग और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना ये किस हद तक सही है, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन अगर ये करना भी चाहते हैं तब भी उसके जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो तो फॉलो करना चाहिए। उनको मुनासिब जगह तो देनी चाहिए, अल्टरनेट रहने के लिए आसरा तो देना चाहिए। झोपड़ी जिसमें रहते हैं कम से कम उतनी जगह तो मिलनी चाहिए। वहाँ आप अचानक आएंगे और पुलिस का फोर्स इस्तेमाल करके, वायलेंस इस्तेमाल करके 900,000 ख़ानदानों को उजाड़ देंगे, तो ये तो जाहिर है कि कोई भी हुकूमत अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकती। क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ एक एजेंडे के तहत हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे, उनको अचानक से हटा दिया गया? बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब उसके पीछे क्या मोटिवेशन था, क्या एजेंडा था, इस पे तो अलग अलग बातें हो सकती हैं, उस पर हम फिलहाल तबसरा नहीं करना चाहते। लेकिन ये कि ये गलत हुआ है और इसको सबको मिलकर कंडेम करना चाहिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के मामले में एसआईटी के डीजी सीबीसीआईडी आज कानपुर पहुंचेंगे। जीएल मेना के शाम तक कानपुर पहुंचने के इम्कानात हैं। वाज़ेह हो कि इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर का इल्जाम है। हुकूमत उत्तर प्रदेश के नोटिस लेने के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। इफ्तिखारुद्दीन के खिलाफ बढ़ाई गई जांच पर अक़लियती तबके में नाराजगी पाई जा रही है। सियासी व समाजी तंजीमों के लोग मानते हैं कि इलेक्शन के पेश नज़र अहम और पढ़े लिखे मुसलमानों के खिलाफ योगी हुकूमत इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कलीमुद्दीन के बाद अब इफ्तिखारुद्दीन को नया हदफ बनाया जा रहा है। इसी हवाले से एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सीनियर आईएएस इफ्तिखार के 6 साल पुराने वीडियो की तहकीकात के लिए एक एसआईटी तश्कील दी है। वीडियो सियाक व सबाक से हट कर ली गई है और उस वक्त की है जब ये हुकूमत इख्तिदार में भी नहीं थी। ये मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हरासा करना है। उन्होंने मजीद लिखा है कि अगर पैरामीटर ये हैं तो किसी भी अफसर को मजहबी सरगर्मियों से मुंसलिक न किया जाए तो दफातर में तमाम मजहबी अलामतें तस्वीरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। अगर घर में महज अकीदे पर बहस करना जुर्म है तो अवामी मजहबी तकरीब में शरीक होने वाले किसी भी अफसर को सजा दे। आखिर ये दोहरा मयार क्यों? जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वजीर आला बिस्वराज भूमे का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत
बिल लाने पर संजीदगी से गौर कर रही है। जबरी तब्दीली मजहब के मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बिस्वराज भूमे ने कहा कि हुकूमत की निगाह इन बातों पर है और वो कानून वाज़ेह करने पर गौर कर रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कर्नाटक के वजीर दाखिला ने कहा था कि रियासत में जबरी मजहबी तब्दील के मामले में रोशनी में आ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हुकूमत कानून बनाने पर गौर कर रही है। शिमाली कश्मीर के जिला बारामूला में फौज की जानिब से अंजाम दिए गए ऊडी ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी मिलिटेंट को फौज ने मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान उसने ये बात तस्लीम की कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और पाकिस्तान में उसे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई थी। इसका कहना है कि खुद सुपुर्दगी के बाद हिंदुस्तानी फौज ने इसके साथ अच्छा बर्ताव किया। तो संतोष 14 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियापुर चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उधर एक आस नाम लड़का था, जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट होता था, बहुत चीज़ थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लिए लड़के इकट्ठे करता काम करता था। तो मुझे नहीं पता था, तो उसने मेरे सवाल कि कोई ऐसा थी, तो उसने ऐसे भी 20,000 रुपया दिया और मुझे बोला कि जहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो मैंने ठीक है। उसने मुझे 20,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया मैंने घर भेज दिया। हम चारों को काम करना चाहिए बनाने का खास किया था, तो हमने तो प्यार किया, खूब प्यार कर रहे हैं, हम लोग प्यार किया और लोग प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर कैंप है पाकिस्तान है, मतलब ये पाकिस्तान में किया एक बेबी और 5 मिनट में दी, 2 कजर्स दिया और एक किस्म दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, खाने पीने का 8 महीने का सामान था। देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, जो पड़ा था उन्होंने ऐलान किया क्लब करा के अपने आप को हमारे बारे में दो, हमको कुछ नहीं दिया। यकीन था लड़ाई में, लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर दिया पर मारा गया, क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो आगे कर रहे हिंदुस्तानी आर्मी फायर कर उसमें साथ वो आदमी था अनस, उसको उधर मार गिराया। ऐलान किया तो हिंदुस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा निकाल से मारा, पीटा नहीं, भाई की तरह बेटों की तरह रखा, सरेंडर किया, मिनिस्टर समझ गया। उस वक्त जाती कैदी नहीं बनाना था, इंसानिया को ऐसा समझ जाती नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मारा पीटा नहीं जैसे कैदी ना पान, लेकिन मैंने गलती की। कपिल सिब्बल मीडिया से खिताब कर रहे हैं, चलिए सीधा रुख करते हैं। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो सर क्या जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा, गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि लेकिन सिद्धू को बनाना क्या आपको लगता है गलत फैसला था? जिस तरीके फिर वही बात, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि किस आधार पर फैसला लिया गया। वो तो जिन्होंने लिया वो बताएंगे। सर आप कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हुआ क्या? सर नई सीडब्ल्यूसी की नई तारीख को लेके कोई कम्युनिकेशन हुआ क्या? हमें नहीं मालूम। सर आप कह रहे हैं कि आप सॉरी, well, the PCC should be given a free hand. The DCC should not be appointed from Delhi. PCC should not be appointed from Delhi. The organizational structure at the bottom at the village level should be strengthened. This is something that the party will address, provided the party has a full-fledged conversation. सर आपने जो मांगे रखी हैं, बातें करी, 1.5 साल 1.25 साल हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं होती रही, तब आप लोग क्या? जब चलता रहा तो फिर हम भी देखेंगे, हम भी चलेंगे, एक पार्टी के साथ ही चलेंगे। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं। कोई अध्यक्ष नहीं है सिब्बल साहब। 1 सेकेंड सिब्बल साहब, आपने कहा पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं है, एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे सोनिया गांधी क्या फैसले लेने के लिए अधिकृत नहीं है?
नहीं देखिए इसके बारे में मैं कह चुका हूं, जो कहना था। सवाल आपने पूछ लिया, मैंने उसका जवाब दे दिया। उसके आगे सवाल उठाने की जरूरत सर, आप कह रहे हैं कि आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और किन लोगों से करना चाहते हैं जो आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता भैया, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। काय को ये सवाल? आपको लगता है ऐसा ही चलता रहा तो कोई और विकल्प आ जाएगा? सर, विपक्ष उसमें कहा गया कि कांग्रेस डूबता जहाज है और उसको बचाना जरूरी है, देश को बचाना है। तो वहाँ हमारे स्पोक्समैन बैठे हुए थे ना, उनसे पूछिए। सर, आपको लगता है कि विपक्ष में कोई और विकल्प आ जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की हालत सही नहीं तो 2024? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक ये भी है कि पार्लियामेंट जब चलती है तो कई गंभीर मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। अभी देखो पेगासस की बात हुई, ठीक है ना, और पेगासस में आपको मालूम है कि आपके मोबाइल फोन के द्वारा जो आप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, वो सरकार सुन सकती है। अब ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी, और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू. It was not the desire of all of us to actually do this, but we have no choices anymore. Sir, Abhishek Banerjee has said that we both have the same goal of defeating BJP, but Congress doesn't have in its belly the fire in its belly to fight BJP. Do you agree? ऐसा है कि why should I make a statement of a leader of another political party quit the Congress party? Let the leadership of the Congress party make that statement. सर, आपको ये नहीं लगता ये स्थिति भी बहुत बड़ी विकट बनी हुई है? शरद पवार साहब कहते हैं, बयान उनका आया कि वैसे जमींदार की तरह कांग्रेस है जिसकी पहले बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। टीएमसी का जो माउथपीस है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी फेल्ड हो गए अपोजिशन लीडर के तौर पे। एक बड़ा पॉलिटिकल पार्टियों का अपोजिशन, क्या आप लोगों के यहाँ भी जमावड़ा हुआ? एक क्यों नहीं सामंजस्य बैठ पा रहा है? क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से ही विपक्ष की? देखिए, जो बाकी लोग कह रहे हैं, जो बाकी नेता कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरा तो केवल एक ही मकसद है, यहाँ जो आम कांग्रेसमैन की पीड़ा है वो आपके द्वारा देश के सामने रखना और देश को अवगत कराना कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी एकजुट होकर उभरे और कांग्रेस को मजबूत करे। इसी सोच के साथ मैं आपके सामने आ जाया। सर, मेरा सवाल है, दो सवाल है सर, दो सवाल है। पहला ये कि आपने कई नेताओं के नाम गिनाए जिन्होंने हाल के वक्त में पार्टी को छोड़ा है। दूसरा, आपने कहा कि संसद सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही। तो जिन नेताओं ने पत्र लिखा था साल भर पहले, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है लीडरशिप की तरफ से? आप लोग से कुछ सुझाव नहीं मांगा जाता? दूसरा सवाल यह है कि सर, पंजाब की सियासत को आप भी देख रहे हैं, आप पार्टी लीडरशिप को क्या सुझाव देंगे? आप सार्वजनिक मैं कोई किसी को सुझाव नहीं देना, मेरी ऐसी कोई हैसियत ही नहीं है मैं किसी को सुझाव दूं। मैं तो इतना कहूंगा, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं जरूर अपनी बात सामने रखूंगा। सर, पहले कम्युनिकेशन गैप वाला नहीं, वो तो मैंने पहले महात्मा गांधी को कोट कर दिया, और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? Sir, in Kerala also we are seeing a big turmoil. People like Umman Chandi, Ramesh Chennithala, everyone is unhappy, and VM Sudhiran has resigned from the AICC post also. So, I think Rahul Gandhi is in Kerala today. It is better that question be addressed. Are those leaders in touch with you? मेरा सवाल ये है कि आप लोग 1-1.5 साल से लीडरशिप के साथ संवाद करना चाहते हैं। पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया, आप लोगों के ग्रुप का एक नाम रख दिया गया G23। एक बार फिर आप लोग प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। सर, पार्टी आप लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। CWC की बैठक बुलाई नहीं जाती, पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा।
मीडिया में आप लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्या लीडरशिप आप लोगों को अवॉइड कर रही है? मुझे नहीं आप मालूम। लोगों के कंसर्न को एड्रेस नहीं करना देखिए चाहती देखिए है? मैं या तो एक जनरेशनल चेंज के नाम पे आप लोगों को देखिए मैं तो आपकी बात, आपका सवाल समझ रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं कैसे जवाब दे सकता हूं? मैं तो बात करना चाहता हूं, मैं तो यही कह सकता हूं। Sir, is this G23 expanded? What do you think is ailing the Congress party? Is it because of the leadership, the conduct of the leadership that is ailing the Congress? No, I don't think that there is one particular issue. I think if the Congress party functions consistent with the provisions of its constitution, I think part of the problem will be resolved. Sir, is this G23 expanding? It was never G23. It was already much more. It was G23 plus. Now, amongst the G23, some minuses happened, but many pluses also happened. Thank you. Thank you. Thank you. ये थे कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल जो मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पार्टी के सरकर्दार लीडरान पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इसको सोचने के लिए पार्टी के आला क़यादत को सोचना चाहिए, यानी सीधा सवाल हाईकमान पर जा रहा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी एश्योर्ड ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो चुका है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक भी किया गया है। तो आगे बढ़े, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। राम माली सरकारी नौकरी के सपने देखा करते थे और अपने खानदान और कम्युनिटी के लिए मिसाल पैदा करना चाहते थे, लेकिन गरीबी उनके सपने के आड़ आ रही थी। उन्होंने साफ सफाई का काम शुरू किया, लेकिन हमेशा मायूसी का शिकार थी। इसी बीच उन्होंने हार्पिक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज ऑफ HWTC के बारे में सुना। 2013 में उन्हें मैनुअल स्क्रिप्चर एक्ट के बारे में जानने का मौका मिला। ये एक्ट दरअसल हाथ से गंदगी उठाने वालों के हुकूक के बारे में बात करता है। राम माली को अब अपने हुकूक के बारे में पता चला। इसके साथ वो नालों की सफाई में जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी के इस्तेमाल को भी समझते हैं। उन्हें अब समझ आया कि माशरे में इज्जत के साथ रहना मुमकिन है। आज राम माली होने के एक सेल्फ हेल्पलाइन सोचिता मित्रा के जनरल सेक्रेटरी हैं और एक सरकारी इम्तिहान में शिरकत की तैयारी भी कर रहे हैं। हमको बचानी है ये जिंदगानी। मैं सोलापुर से हूँ और वहाँ पे बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा अकाल पड़ता है और अकाल पड़ने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन सोच पाना बहुत मुश्किल है, स्ट्रांग नहीं है। और इसके लिए मैं पूना सिटी में काम के लिए आया था, एज ए सैनिटाइजेशन वर्कर काम शुरू किया। ट्रेनिंग लेने के पहले काम ढूंढने के लिए हमें नाके पे खड़ा रहना पड़ता था और नाके पे खड़े रहने के बाद में काम ढूंढना पड़ता, काम मिलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने वर्ल्ड टॉयलेट के बारे में पता चला, उसके बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में एक प्रोफेशनली एज अ काम करने लगे। पहले हम हाथ से काम करते थे,
और आज जो काम करने का तरीका है वो बदल गया है। पीपीई किट विथ मशीन, जो काम करने के लिए पहले घंटों लगता था अभी वो कम समय में हो जाता है, और उसके लिए हमें एक काम करके दूसरा काम करने के लिए जा सकते हैं। एक ही दिन में 2-3 काम एज अ पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे को वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेरणा मिली, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके मैं कुछ तो बनना चाहता हूँ, और बनने के बाद एज अ सैनिटाइजेशन वर्कर मैं खुद पता है मेरे को कि क्या क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे मेरे भविष्य में सपने हैं कि उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ और ख़ुद भी कुछ बन सकूँ।